नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में n बराबर 0.369 डॉट 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 करके दिया है। इसी प्रकार m बराबर 0.531 डॉट 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 करके दिया है। कह रहा है कि तब बताइए 1/n प्लस 1/m की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों हम 1/n प्लस 1/m की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें n की वैल्यू पता हो और m की वैल्यू पता हो। हाँ लोग यहाँ तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम n की वैल्यू निकालें और m की वैल्यू निकालें। हाँ लोग यहाँ तो आइए हम n और m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में n बराबर हमें दिया क्या है? n बराबर हमें दिया क्या है? देखिए n बराबर हमें 0.369 डॉट 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 करके दिया है। हाँ ठीक है। इसी प्रकार m बराबर क्या दिया है? देखिए m बराबर हमें दिया है, m बराबर हमें दिया है क्या दिया है? 0.531 डॉट 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 करके दिया है। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 0.531 डॉट 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 करके दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मैं इसे P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूं तो मुझे मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि देखिए अगर आप इसे P बटे Q के रूप में लिखना चाहते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डिजिट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अगर आप इसे P बटे Q के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो आप तीनों डिजिट को ऊपर लिख दीजिए और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने डिजिट से भाग दे दीजिए। मैंने कहा ठीक। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूँ तो कुछ ये लिखूंगा। हाँ इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। डिवाइड हो रहा है किससे? कहोगे देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 9 से डिवाइड कर लिया। 9 चौक 36 होता है, 9 एक 9 होता है और नीचे डिवाइड किया तो 111 आ गया। इस प्रकार n की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे देखिए इस प्रकार n की वैल्यू 41 बटे 111 निकल कर आई। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को भी तो P बटे Q के रूप में लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। तो मैं अगर P बटे Q के रूप में इसे लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए यहाँ पर 3 डिजिट, कहोगे देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर आपको P बटे Q के इसे रूप में लिखना है तो आप तीनों डिजिट को ऊपर, जो तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, उसे लिख दीजिए ऊपर, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 3 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार अगर मैं इसे P बटे Q के रूप में लिखना चाहता हूं तो ये लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसे डिवाइड भी कर सकता हूँ। कहोगे हाँ, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो किससे डिवाइड हो रहा है? कहोगे 5 3 8 8 1 9 9 कहोगे देखिए यहाँ पर अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। मैंने 9 से डिवाइड कर लिया। 9 9 पचे 45। हाँ 9 पचे 45 कितना बचा? कहोगे देखिए 5 3 8 होता है, 81 हो जाएगा। 9 में 81 तो 59 हुआ। अपोन में क्या है? कहोगे 111 है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो m बराबर आया 59/111। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर 1/n प्लस 1/m की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों 1/n प्लस 1/m की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो अब यहाँ यही चीज निकालनी थी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों n की वैल्यू क्या है? कहोगे देखिए n की वैल्यू क्या? कहोगे 41/111 है। अगर मैं यहाँ पर 41/111 रखता हूँ तो 111 जो है 111 जो है ऊपर जाएगा। कहोगे हाँ 11 ऊपर चलेगा, 111 ऊपर चलेगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे हाँ हमें 111/41 प्राप्त होगा। हाँ 111/41 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। n की वैल्यू रखने पर हमें यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 111/41 प्राप्त होगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर m की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पर m की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 111/59 प्राप्त होगा। 111/59 प्राप्त होगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं तक नहीं है। अब दोस्तों मुझे जोड़ना है, जोड़ना है, हाँ जोड़ना है दोस्तों को हो गया, हाँ जोड़ना है तो दोस्तों मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ हाँ दोस्तों जो एलसीएम लूंगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब जब दो संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका एलसीएम कुछ और नहीं, उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ हाँ मतलब 41 इंटू 59 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो आखिरी में तो अगर 41 की मल्टीप्लाई 59 से करता हूं तो आखिरी डिजिट तो आ रहा है 9, आखिरी डिजिट तो आएगा 9। तो इस प्रकार में अगर ऑप्शन से जाता हूं तो हर में डिनोमिनेटर में, चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में आखिरी डिजिट, डिनोमिनेटर में आखिरी डिजिट 9 आ रहा है, वो है दूसरा ऑप्शन। मतलब अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं, मतलब अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो 11 ट्रिपल 11 ट्रिपल 11 डबल 0 अपॉन 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 2419 प्राप्त होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 1/n प्लस 1/m की वैल्यू जो होगी, 1/n प्लस 1/m की वैल्यू जो होगी 11,100 अपॉन 2,419 होगी, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कहना चाह रहा है 0.xy के ऊपर बार लिखा है और वो दिया है 7/11 के बराबर दिया है। 0.xy के ऊपर बार जो है वो 7/11 के बराबर है, यही तो कह रहा है, कह रहा है कि तब बताइए x प्लस वाई क्या होगा और 2x प्लस 3y क्या होगा, हाँ x प्लस वाई क्या होगा और 2x प्लस 3y क्या होगा, हाँ ठीक है। दोस्तों हमें क्या दिया है, कहोगे देखिए हमें कहा है 0.xy के ऊपर जो बार है वो 7/11 के बराबर है, 7/11 के बराबर है, यही तो कहा, कहोगे हाँ यही कहा है, यही कहा है, हाँ दोस्तों 0.53 लिखा है, हाँ 0.53 लिखा है, ठीक है। 0.53 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मुझे 53/99 मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट के बाद जो हमारा 53 लिखा था, 53 के ऊपर बार लिखा था, जब मैंने इसे सोल्व किया तो ये 53 निकल कर आया, और ये 53 क्या है, एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, ये 53 क्या है, एक नंबर है, हाँ यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 53 क्या है, एक नंबर है, जहां पर इस नंबर का पहला डिजिट जो है, पहला डिजिट देखा जाए तो 3 है और दूसरा डिजिट देखा जाए तो 5 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों 0.53 के ऊपर जो बार लगा था, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये जो बार लगाया 53 के ऊपर, ये निकल कर आएगा 53 के रूप में। तो 53 क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है, और इस नंबर में डिजिट देखा जाए तो 5 और 3 है, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो यही चीज समझना है, ठीक है, यही चीज अभी आपको समझना भी है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे p/q के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसे p/q के रूप में लिखना चाह रहे हो तो आपको जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं दोनों, उसे लिखना पड़ेगा, और अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार अगर मैं इसे p/q के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो ये लिख सकते हैं, हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ। तो ये जो xy है दोस्तों, ये जो xy है ये कुछ और नहीं है, एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, जहां पर इकाई का अंक क्या है, y है, और दहाई का अंक क्या है, x है। दोस्तों ये जो xy है ये कुछ और नहीं है, ये नंबर है, जहां पर y क्या है, इकाई का अंक है, x क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ। और ये बराबर है 7/11, ये बराबर है 7/11, ठीक है। यहाँ पर भी मैं गुणा भाग कर लेता हूँ, 11 9 में होता है 99, और 9 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी तो आ जाएगा 63, क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, हाँ। तो इस प्रकार x y जो इक्वल है, इस प्रकार x y जो है इक्वल है 63 के, हाँ। दोस्तों x y क्या है, एक संख्या है, और ये जो संख्या है वो 63 के बराबर है, हाँ। अगर दोस्तों x y जो संख्या है वो 63 के बराबर है तो ये बराबर तभी रहा होगा, ये बराबर तभी होगा जब इसका इकाई का अंक इसके इकाई अंक के बराबर होगा, और इसका दहाई का अंक इसके दहाई का अंक इसके दहाई, इस संख्या के दहाई अंक के बराबर होगा।
ये बराबर तभी हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3 निकल कर आई, और वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6 निकल कर आई। हाँ देखो, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया एक्स की वैल्यू 3 निकल कर आई, और वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया वाई की वैल्यू 6 निकल कर आई। हाँ दोनों का जोड़ पूछा था, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, 9 होगा। हाँ हाँ। इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा था, को हाँ पूछा था, क्या पूछा था, को 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी थी। हाँ 3y की वैल्यू पूछी थी। तो आइए हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं 2x प्लस 3y की वैल्यू। दोस्तों अगर मुझे 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालना है तो मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने x की वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ पर, तो मुझे यही प्राप्त होगा 6। अगर मैं y की वैल्यू 6 यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 6 में 18 प्राप्त होगा। 18 क्या होता है, 18 6 क्या होता है, 24 होता है। तो इस प्रकार देखें तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 24 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 24 निकल कर आई। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तक नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है 0.xyz के ऊपर जो बार है वो 13/37 के बराबर है, 13/37 के बराबर है। हाँ कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ क्या होगा। हाँ एक्स वाई जेड का तीनों का जोड़ क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.x y और z के ऊपर जो बार है, कह रहा है 0.xyz के ऊपर जो बार है वो बराबर है 13/37 के, 13/37 के बराबर। यही तो कह रहा है कभी, हाँ यही कह रहा है। कह रहा है तब बताइए एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ क्या होगा, एक्स वाई जेड ये जो तीनों है इनका जोड़ क्या होगा। आप लोग यही तो पूछ रहा कभी, हाँ यही पूछ रहा। ठीक है, तो आइए हम तीनों का जोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, होगा देखिए यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद ही 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको p बटे q के रूप में लिखना है तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट का समूह रिपीट हो रहा है उसे लिख दीजिए, और अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने से भाग दे दीजिए, उतने 9 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूँ तो ये लिखूंगा। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी को, अगर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ये बराबर के 13/37 तक हो गया, हाँ 13/37 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं 37 से 999 को डिवाइड करता हूँ तो 27 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 27 बार में कैंसिल होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 27 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 27 की मल्टीप्लाई 13 से करूंगा तो इस प्रकार एक्स वाई जेड बराबर क्या मिलेगा, हो गया एक्स वाई जेड बराबर जो मिलेगा हमें, एक्स वाई जेड बराबर हमें 13 इंटू 27 मिलेगा। 13 इंटू 27 का मतलब क्या होगा, देखिए 13 इंटू 27 अगर करते हैं, 3 सत्ते 21 के 1 2 कैरी, 3 सत्ते 21 के 1 2 कैरी, 3 दूनी 6 6 2 8 7 2 1 8 7 15 5 351 आ रहा है। क्या आ रहा है, 351 आ रहा है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर आई, हो गया 351 के बराबर आई। दोस्तों एक्स वाई जेड क्या था, एक संख्या था। हाँ दोस्तों एक्स वाई जेड क्या है, एक संख्या है। इसका इकाई का अंक जेड है, दहाई का अंक वाई है, और सैकड़े का अंक क्या है, एक्स। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 351 के बराबर है। हाँ दोस्तों ये एक्स वाई जेड वाली जो संख्या है वो 351 के बराबर तभी हो सकती है जब इसका इकाई का अंक इस संख्या के इकाई के अंक से बराबर हो। हाँ और इस संख्या का दहाई का अंक इसके दहाई के अंक के बराबर हो, और इस संख्या का सैकड़े का अंक इसके सैकड़े के अंक के बराबर हो, तभी बराबर हो सकते हैं। इस प्रकार देखा है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं तीनों डिजिट का योग करता हूँ, एक्स वाई जेड जो संख्या है उसके तीनों डिजिट का योग करता हूँ तो क्या होगा, 5 3 8 8 1 9, 9 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों हमें कुछ और सीखना है यहाँ पर, कुछ और सीखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें कुछ और यहाँ पर चीजें सीखनी है, नई नई नंबर्स के बारे में ही सीखनी है, ठीक है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और है, कह रहा है 0.0
4 के ऊपर बार लगा के दिया है, कह रहा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। हाँ हाँ, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, आइए हम इसका वर्गमूल भी निकाल लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 के ऊपर बार लगा के दिया है, कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 0.4 के ऊपर बार लगा है, इसे मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर मैं इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कभी देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद, पॉइंट के ठीक बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर आपको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिख दीजिए, जो डिजिट के समूह रिपीट हो रहा है उसे ऊपर लिखिए, और अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 से भाग दे दीजिए। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक 9 से भाग देंगे। इस प्रकार अगर मैं लिखना चाहता हूँ 0.4 के ऊपर बार जो है उसे पी बटे क्यू के रूप में, तो ये लिख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आसानी से इसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने इस रूप को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो दोनों का तो मतलब एक ही है। जब दोस्तों मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। दोस्तों इसका वर्गमूल जो होगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो आप मुझे बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए, ये जो √4/9 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 4 का भी हमें वर्गमूल निकालना है और 9 का भी वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, अब मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों अगर मैं भाग देता हूँ तो 0.666666 ये आने तक हमें प्राप्त होगा, और इस चीज को मैं लिखता हूँ 0.6 के ऊपर बार लगा के लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका वर्गमूल हमें क्या मिल रहा है? 0.6 के ऊपर बार मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया 0.4 के ऊपर जो बार लिखा है उसका वर्गमूल जो होगा 0.6 के ऊपर बार होगा। आप लोग बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों कुछ नई चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, हमें कुछ नई चीजें पढ़नी है, हमें कुछ नई चीजें पढ़नी है यहाँ पर। हमें कुछ नई चीजें यहाँ पर पढ़नी है, नंबर्स के बारे में ही पढ़ना। हमें यहाँ पर नंबर्स के बारे में कुछ और नई चीजें यहाँ पर पढ़नी है। दोस्तों कोई भी जो नंबर होता है, दोस्तों किसी भी नंबर के अंदर जो उपस्थित अंक होते हैं उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। दोस्तों कोई भी नंबर हो उसके, दोस्तों किसी भी नंबर के अंदर जो उपस्थित अंक होते हैं, दोस्तों किसी भी नंबर के अंदर जो उपस्थित अंक होते हैं, दोस्तों किसी भी नंबर के अंदर उपस्थित होने वाले जो अंक होते, उपस्थित जो अंक होते हैं उनका एक विशिष्ट स्थान होता है, उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। मान लीजिए दोस्तों एक नंबर मैंने लिख दिया A B C D E, ये नंबर लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मैंने एक नंबर लिख दिया, तो ये जो नंबर, इस नंबर के अंदर ये जो डिजिट है, इस नंबर के अंदर जो डिजिट है इनका एक विशिष्ट स्थान है, दोस्तों ये जो नंबर मैंने लिखा है, इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट हैं इनका एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे ये जो पहला, ये जो हमारा इस साइड से ये जो पहला डिजिट है ये वास्तव में इकाई के स्थान पर स्थित है, इकाई के स्थान पर स्थित है। किसके स्थान पर स्थित है? इकाई के स्थान पर स्थित है। ठीक है, और ये जो दूसरा डिजिट हमारा डी है, ये दहाई के स्थान पर स्थित है, दहाई के स्थान पर स्थित है। और ये जो तीसरा डिजिट हमारा है ये सैकड़े के स्थान पर स्थित है, सैकड़े के स्थान पर स्थित है, सैकड़े के स्थान पर स्थित है। और इसी प्रकार ये चौथा डिजिट हमारा है बी, ये हमारे हजारवें स्थान पर स्थित है, हजारवें स्थान पर स्थित है। ठीक है, हजारवें स्थान पर स्थित है। और ये जो हमारा पांचवा डिजिट ए है, ये हमारा 10,000वें स्थान पर स्थित है, 10,000 वाले स्थान पर स्थित है। दस हजारवें वाले स्थान पर स्थित है। इसी प्रकार और दोस्तों ये जो पहला डिजिट है ये हमारे यूनिट वाले डिजिट पर स्थित है। दूसरा डिजिट जो है वो टेंस वाले स्थान पर स्थित है। ये जो तीसरा डिजिट है ये हमारा 100 वाले स्थान पर स्थित है। ये जो चौथा डिजिट है ये हमारा 1000 वाले स्थान पर स्थित है। और ये जो पांचवा डिजिट हमारा ए है ये हमारा 10,000 वाले स्थान पर स्थित है, अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो। दोस्तों ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स के अंदर उपस्थित जितने भी अंक हैं, दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जितने भी उपस्थित अंक होते हैं उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक नंबर मैंने लिखा है, तो इस नंबर में उपस्थित जितने भी अंक हैं उनका एक विशिष्ट स्थान है। जैसे पहला जो अंक लिखा गया है, पहला जो अंक हमारा ई, पहला जो डिजिट हमारा इस साइड से लिखा गया है
वो इकाई के स्थान पर स्थित है, दूसरा दहाई के स्थान पर स्थित है, और तीसरा जो है सैकड़े के स्थान पर स्थित है, और चौथा जो डिजिट है वो हजारवें स्थान पर स्थित है, और जो पांचवा डिजिट है वो 10,000वें स्थान पर स्थित है। दोस्तों इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब होता है एक। दहाई का मतलब होता है दोस्तों 10, दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़े का मतलब होता है दोस्तों हजार, सैकड़े का मतलब क्या होता है, हजार होता है। सैकड़े का मतलब होता है 100, क्या होता है, 100 होता है। हजार का हजारवें स्थान का मतलब होता है हजार, क्या होता है, हजार होता है। और 10,000वें का स्थान का मतलब होता है 10,000। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आगे भी बढ़ती रहती है प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10। दहाई जो स्थान है उसका मतलब है उसकी वैल्यू 10 है। दोस्तों इकाई जो स्थान है उसकी वैल्यू 1 होती है, दहाई जो स्थान है उसकी वैल्यू 10 होती है, सैकड़ा जो स्थान है हमारी उसकी वैल्यू होती है 100, और हजारवा जो स्थान है उसकी वैल्यू होती है 1000, 10,000वां जो स्थान है उसकी वैल्यू होती है 10,000। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो भैया हाँ ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें और ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमें यहाँ से अब और आगे बढ़ना है। दोस्तों किसी भी नंबर्स, दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जितने भी उपस्थित अंक होते हैं, दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जितने भी उपस्थित अंक होते हैं उन उन अंकों की हम दो चीजें निकालते हैं। साधारण तौर पर हम छोटी क्लासों में सामान्यतः हम दो चीजें निकालते हैं। दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर, किसी भी नंबर्स के अंदर जो उपस्थित डिजिट होते हैं, किसी भी नंबर्स के अंदर जो उपस्थित डिजिट होते हैं उन डिजिटों को उन डिजिटों में से प्रत्येक डिजिट की, दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जो उपस्थित डिजिट होते हैं उन डिजिट की हम सामान्यतः दो चीजें निकालते हैं, दो चीजें निकालते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। दो चीजें हम निकालते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। मतलब एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, एक होता है अंकित मान। दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जितने भी डिजिट उपस्थित होते हैं उन डिजिटों में से प्रत्येक डिजिट का हम दो चीजें निकालते हैं, एक स्थानीय मान निकालते हैं, एक अंकित मान निकालते हैं, एक प्लेस वैल्यू निकालते हैं, एक फेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई को, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों किसी भी नंबर्स के अंदर जितने भी उपस्थित डिजिट होते हैं उनमें से प्रत्येक डिजिट की हम दो चीजें निकालते हैं, हम दो चीजें निकालते हैं। वो होता है एक स्थानीय मान होता है, एक अंकित मान होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, और यहाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात आता है कि अब बात ये सारी चीजें दोस्तों आपके जो मैंने आपको बोली है, जो आपको मैंने बताई हैं, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पे भी लिखा है, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है। ठीक है, लिखा है कि किसी भी संख्या में उपस्थित प्रत्येक अंक का एक स्थान होता है, मैंने आपको बताया है, और वो स्थान कौन कौन सा होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद लिखा है किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों की मुख्यतः दो वैल्यू निकाली जाती है, ये भी आपसे आपके सामने मैं जिक्र कर रहा था। एक स्थानीय मान निकाला जाता है प्रत्येक डिजिट का, एक निकाला जाता है अंकित मान निकाला जाता है। अब बात आता है कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है कहोगे हाँ। अब दूसरी बात निकल कर आती है कि अगर हम किसी भी नंबर्स के अंदर जो डिजिट उपस्थित होते हैं उन डिजिटों में से प्रत्येक डिजिट का हम एक स्थानीय मान निकालते हैं और अंकित मान निकालते हैं, तो आखिर स्थानीय मान होता क्या है और अंकित मान होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कहोगे हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थानीय मान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या में उस अंक को, दोस्तों किसी भी संख्या के अंदर उस अंक को उसके स्थानीय, दोस्तों किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक के उसके स्थान से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके स्थान से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कुछ और नहीं उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। दोस्तों किसी भी संख्या के अंदर किसी भी डिजिट के उस डिजिट के स्थान से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है मल्टीप्लाई करने पर वो होता है उस डिजिट का स्थानीय मान, उस डिजिट का स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, उस डिजिट का स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या लिख दी 531 एक संख्या लिख दी 531। ठीक है दोस्तों, ये संख्या है दोस्तों, ये जो 1 है ये वास्तव में इकाई के स्थान पर स्थित है। ये जो 3 है ये दहाई के स्थान पर स्थित है। दहाई का मतलब दहाई का वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। दोस्तों ये जो 5 है ये सैकड़े के स्थान पर स्थित है, और सैकड़े की वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। हाँ ठीक है। तो जब दोस्तों मुझे 5 का अगर स्थानीय मान निकालना है दोस्तों, मैं 5 का स्थानीय मान निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा रुक जाइए दोस्तों, मैं 1 का स्थानीय मान निकालना चाह रहा हूँ। 1 का स्थानीय मान निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझे 1 का स्थानीय मान दोस्तों 1 का अगर मुझे स्थानीय मान निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये जो 1 का है, अगर 1 का मुझे स्थानीय मान निकालना है तो इस 1 में इसके स्थान से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 1 का स्थानीय मान मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1 का स्थान क्या है? कहोगे देखिए 1 का स्थान इकाई, 1 जो है इकाई के स्थान पर स्थित है, और इकाई का मतलब क्या होता है? कहोगे 1 होता है। इस प्रकार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 1, मतलब 1 का जो स्थानीय मान होगा वो कुछ और नहीं 1 होगा। हाँ 1 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार मुझे 3 का अगर स्थानीय मान निकालना है तब कहोगे देखिए किसी भी डिजिट स्थान, कहोगे देखिए जब हम किसी डिजिट में उसके स्थान से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्राप्त होता है उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। अगर आपको इस डिजिट का स्थानीय मान निकालना है तो इस डिजिट में इसके स्थान से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका स्थान ये किस स्थान पर स्थित हो गया? ये दहाई के स्थान पर स्थित है, और दहाई का मतलब क्या होता है? कहोगे 10 होता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 30। मतलब इस संख्या का जो स्थानीय मान होगा, मतलब इस डिजिट का जो स्थानीय मान होगा वो 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। हाँ लोगे? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालना चाह रहा हूँ, 5 का स्थानीय मान निकालना चाह रहा हूँ तब इसी प्रकार अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालना चाह रहा हूँ तब तो वे देखिए किसी भी डिजिट का अगर हम उसके स्थान से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होता है उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। अगर आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो इस 5 के अंदर इस 5 में आपको इसके स्थान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं 5 का स्थानीय मान होगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए ये 5 जो है सैकड़े के स्थान पर स्थित है, और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो मैंने इसके स्थान से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आया 500। इस प्रकार देखा जाए तो 5 का स्थानीय मान जो होगा 5 का स्थानीय मान जो होगा वो 500 होगा। हाँ 500 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया। बहुत आसानी से समझ में आ गया। हाँ बहुत आसानी से हमें समझ में आ गया। तो ये आसान है, इतनी भारी नहीं है। ये सारी चीजें आपने स्थानीय मान निकालना बचपन में सीखा होगा। आपने स्थानीय मान निकालना बचपन में सीखा होगा। हाँ हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर जब लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, बोल के ऐसे नहीं करना है, ये करना है ये करना है। आपको क्या करिए, जैसे आपको 1 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, जिस डिजिट का स्थानीय मान निकालना है उस डिजिट को लिखिए, उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दीजिए, वही आपका, और जो आएगा वही स्थानीय मान होगा। ठीक है, जैसे मुझे 1 का निकालना है तो 1 लिखिए, उसके पीछे डिजिट अगर है तो उतने जीरो लगा दीजिए, वही आपका स्थानीय मान होगा। तो 1 लिखा, उसके पीछे कोई डिजिट नहीं था इसलिए मैंने एक भी जीरो नहीं लगाया। तो इस प्रकार देखा तो 1 का स्थानीय मान 1 निकल कर आया। आपने बचपन में ऐसे ही किया होगा। 3 का अगर मुझे स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखना है, उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दीजिए, जो निकल कर आएगा वही स्थानीय मान आएगा होगा। इस प्रकार 30 निकल कर आया, मतलब 3 का स्थानीय मान 30 होगा, और यही आपने बचपन में भी किया था। ठीक है, अगर मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखिए, उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दीजिए। तो 2 डिजिट है, मैंने 2 जीरो लगा दिया, तो इस प्रकार 500 निकल कर आया, मतलब 5 का स्थानीय मान होगा 500। यही आपने बचपन में किया था। लेकिन क्यों हो रहा है इस चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इस चीज के बारे में मैंने इस चीज को लेकिन क्यों हो रहा है इस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैंने आपको अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश की। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया स्थानीय मान क्या होता है, और हमने ये पता भी चल गया कि कैसे निकालते हैं स्थानीय मान, और हमें ये पता भी चल गया कि कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। अब बात आती है अंकित मान की। आखिर अंकित मान क्या होता है? दोस्तों किसी भी संख्या में किसी डिजिट के स्वयं के रूप को ही उस डिजिट का फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि किसी अंकित मान क्या होता है, या मतलब फेस वैल्यू जो होती है दोस्तों, किसी भी संख्या में किसी डिजिट के स्वयं के रूप को ही उस डिजिट का फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा?
5 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों 5 की अगर मुझे फेस वैल्यू निकालना है तो दोस्तों 5 की फेस वैल्यू इस प्रकार देखा तो 5 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, वो 5 ही होगी। दोस्तों स्वयं के रूप को, इस डिजिट के स्वयं के रूप को ही फेस वैल्यू कहते हैं, तो स्वयं का रूप तो 5 ही होगा। इस डिजिट का स्वयं का रूप क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू हमारा 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू जो होगी 5 ही होगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो फेस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा जिसका पूछ रहा है वही फेस वैल्यू होगा। मैंने कहा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 का फेस वैल्यू में देखिए किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जो होता है स्वयं का रूप ही फेस वैल्यू होता है। तो इस प्रकार देखें तो इसका स्वयं का रूप 3 ही होगा। इस प्रकार 3 का फेस वैल्यू 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। हाँ 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, एक की फेस वैल्यू एक ही होगी। एक की फेस वैल्यू एक ही होगी। मैंने कहा क्यों, देखिए किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू जो होती है स्वयं का रूप ही फेस वैल्यू होती है। देखिए किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू स्वयं का रूप ही होती है। तो इस प्रकार देखें तो वन का स्वयं का वन का फेस वैल्यू 1 ही होगा। हाँ दोस्तों किसी भी डिजिट का अगर आपसे पूछे तो जो पूछा जा रहा है वही होगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक संख्या दिया गया है, एक संख्या दी गई है ABCD। मैंने कहा कि ए की फेस वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। मैंने कहा बी की फेस वैल्यू क्या होगी, बी ही होगी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको स्थानीय मान भी निकालना आ गया है और फेस वैल्यू भी। दोस्तों आपको पता चल गया कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये भी पता चल गई है बात, और ये भी बात पता चल गई कि फेस वैल्यू क्या क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और चीजें यहाँ पर सीखना होगा। आखिर विस्तारित रूप क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ ये क्या होता है आखिर लफड़ा। दोस्तों आपके सामने लिखाया गया संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, इस चीज के बारे में आपकी स्क्रीन पर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है। किसी भी संख्या में प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू के जोड़ को ही किसी भी संख्या में प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू के जोड़ को ही संख्या का विस्तारित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे 5 3 2 1 का विस्तारित रूप जो होगा 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 होगा। 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 होगा। हाँ दोस्तों संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, ये भी एक जानना जरूरी है। कहोगे हाँ उस चीज के बारे में आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू के जोड़ को ही विस्तारित रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 5321 का विस्तारित रूप 5300 प्लस 20 प्लस 1। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल का विस्तारित रूप 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1 दिया गया। आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। आसान है कि कोई भारी नहीं है। दोस्तों किसी भी संख्या का विस्तारित रूप जो होता है कुछ और नहीं, अगर हम उस संख्या में उपस्थित जितने भी डिजिट है उनके प्लेस वैल्यू का योग कर देते हैं तो जो निकल कर आता है वही उस संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए 5 की ये जो संख्या डिजिट हमारा 5 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। इसका प्लेस वैल्यू जो होगा 5 और इसके पीछे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लगा दिया तो इस प्रकार होगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 डिजिट जो 3 डिजिट है इसका 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए 300 होगा। मैंने कहा 20 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। अच्छा 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में उपस्थित जितने भी डिजिट हैं इनका प्लेस वैल्यू क्रमशः 500 है, 5000 है, 300 है, 20 है और 1। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू इन डिजिट की जो प्लेस वैल्यू आ रही है अगर मैं इनके जोड़ देता हूँ तो जो जोड़ने पर प्राप्त हुआ है वही इसका विस्तारित रूप हुआ। इस प्रकार देखा है तो इस संख्या में से प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर मुझे ये प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है इसका विस्तारित रूप है। दोस्तों जो विस्तारित रूप दोस्तों संख्या होती है दोस्तों किसी भी संख्या की और उसकी विस्तारित रूप जो होता है उनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। दोस्तों किसी भी संख्या की वैल्यू और जो उस संख्या की विस्तारित रूप होता है उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। दोस्तों जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही इस संख्या में
दोस्तों जितनी वैल्यू इस संख्या की है उतनी ही इसके विस्तारित रूप की भी वैल्यू है। दोस्तों जितनी वैल्यू इस संख्या की है उतनी ही वैल्यू इस संख्या के विस्तारित रूप की भी है। दोनों, इसका मतलब यह है कि चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं कहूंगे हाँ। इसका मतलब यह है कि चाहे मैं ये कहूं चाहे ये कहूं कहूंगे हाँ। तो ये आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि विस्तारित रूप क्या होता है। इतनी भारी चीज नहीं है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई भारी चीज नहीं है, विस्तारित रूप आसानी से निकाला जा सकता है, विस्तारित रूप आसानी से निकाला जा सकता है। हम कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज कहाँ करेंगे हम? इसका यूज दोस्तों ऐसा नहीं है, आपसे पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, बताइए प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि विस्तारित रूप क्या होगा, ये सभी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इनका यूज कर देंगे, हम इनका यूज करेंगे विभाज्यता के नियम। अब हमें दोस्तों पढ़ना है विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम कर भी लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको सिखाया है विस्तारित रूप, ये जो विस्तारित रूप आपको मैंने सिखाया है, इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि यदि 47 कह रहा है 47.2506 कह रहा है, यदि 47 कह रहा है, यदि 47.2506 बराबर है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, तब बताइए 6a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू क्या होगी, प्लस 3e की वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ कह रहा है यदि 47.2506 बराबर है 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e के, तब बताइए 6a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू क्या होगी। हम दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 47.2506 बराबर है 4a प्लस 7b 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 5/d प्लस 5/d प्लस 6e है हाँ, प्लस 6e, ठीक है। कह रहा है तब बताइए, कह रहा है कि 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 तब बताइए से अच्छा कह रहा है कि तब बताइए 6a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब मुझे a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो, c की वैल्यू पता हो, d की वैल्यू पता हो, e की वैल्यू पता हो, तभी हम बता सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यही फर्ज बनता है कि हम a b c d e की वैल्यू पता करें, a b c d e की वैल्यू पता करें। हाँ सबसे पहले हमारा यही फर्ज बनता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी डी की ई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उनका प्लेस वैल्यू हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर मैं 47, दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं उनको आप भूल जाइए, ठीक है। इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर 47 लिखा है, हाँ। अगर मैं पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा है उसको भूल जाऊं तो यहाँ पर केवल 47 लिखा है, हाँ। दोस्तों 47 में जो दोनों डिजिट है, 47 के अंदर जो दोनों डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ क्या होगा, उनकी प्लेस अगर दोस्तों मैं यहाँ पर मैं इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं इस संख्या का अगर विस्तारित रूप लिखना चाह रहा हूं तो मैं विस्तारित रूप लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले पॉइंट के बाद जो डिजिट है, पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे गए हैं दोस्तों, इस संख्या का मैं विस्तारित रूप लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना चाह रहा हूं, तो आइए हम इसका विस्तारित रूप लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा गया है उसे आप इग्नोर कर दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं 47 का अगर विस्तारित रूप लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 40 प्लस 7 लिखूंगा, 40 प्लस 7 लिखूंगा, हाँ 40 प्लस 7 लिखूंगा।
क्योंकि 7 का प्लेस वैल्यू 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 40 होगा, 7 का जो होगा 7 होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब दोस्तों पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है, पॉइंट के बाद जो हमारे पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उनका प्लेस वैल्यू हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अगर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 की प्लेस वैल्यू जो 2 की प्लेस वैल्यू जो होगी 2/10 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बड़ी नहीं। अगर मुझे 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5/100 होगी। क्या होगी? 5/100 होगी। इसी प्रकार 0 की तो हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे ही ना, कहोगे हाँ कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूँ तो 6/1000, 6/6 एक मिनट हो जाइए। एक मिनट रुकिए, मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मुझे 10,000 से भाग देना पड़ेगा, 10,000 से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पॉइंट के बाद जो अगर किसी का प्लेस वैल्यू निकालना है दोस्तों पॉइंट के बाद अगर मैं 2 का प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 2/10 लिखूंगा। दोस्तों कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। दोस्तों पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उनकी प्लेस वैल्यू अगर मुझे 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप ये देखिए पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट बाद लिखा है, तो एक डिजिट बाद लिखा है, तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 2/10 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार 5 की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है तो 5 लिखिए, और ये 5 जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट बाद लगा है? 2 डिजिट बाद लगा है। तो इस प्रकार आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार 6 इसी प्रकार 6 6 इसी प्रकार अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो 6 लिखिए, और ये चौथे डिजिट के बाद लिखा है, पॉइंट के चौथे डिजिट पर लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार आप 10,000 से भाग दे दीजिए, 10,000 से भाग दे दीजिए तो आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं इसको विस्तारित रूप में लिखता हूं तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और बराबर के 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e तो है ही है। हाँ हाँ, 6e तो है ही। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं दोस्तों तुलना कर लेता हूँ, अगर दोस्तों तुलना करता हूँ तो 4a बराबर होगा 40 के, कहोगे हाँ। दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना कर लेता हूँ। दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो 40 बराबर होगा 4a के, 40 बराबर होगा 4a की। इस प्रकार दोस्तों अगर 4a बराबर है 40 की तो a बराबर क्या निकल कर आएगा? होगा a बराबर तो 10 निकल कर आएगा, a बराबर 10 निकल कर आएगा, a बराबर 10 निकल कर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 7b की तुलना करता हूँ 7 से तो b बराबर क्या निकल कर आएगा? b बराबर तो 1 निकल कर आएगा, b के बराबर 1 निकल कर आएगा। हाँ, मैं 7 की तुलना 7b से कर रहा हूँ। अगर मैं 7b से करता हूँ तो b बराबर 1 निकल कर आएगा। हाँ, इसी प्रकार 2/10 की तुलना 2c से कर रहा हूँ, 2c से कर रहा हूँ। अगर मैं 2/10 की तुलना 2c से करूँ तो c बराबर क्या निकल कर आएगा? तो c बराबर 1/10 निकल कर आएगा। c बराबर क्या निकल कर आएगा? c बराबर तो 1/10 निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार अगर मैं 5/100 की तुलना 5/100 से करता हूँ तो मुझे d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? d की वैल्यू तो 100 निकल कर आएगी। d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? d की वैल्यू 100 निकल कर आएगी। d की वैल्यू निकल कर आएगी 100। d की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 100 निकल कर आएगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 6 अपॉन इसकी तुलना करता हूँ तो e बराबर क्या निकल कर आएगा? e बराबर निकल कर आएगा 10। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो इस प्रकार ए बी सी डी की सबकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब दोस्तों जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू बता देते हैं। यहाँ पर हमसे पूछी क्या गई थी? कह गया हमसे पूछा गया था 6a प्लस 3b प्लस 6c प्लस डी
प्लस 3e, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। हाँ दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसमें सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ए बी सी डी सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ ए बी सी डी सबकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो। आप लोग देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है वैल्यू रखने में, मैंने कहा ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने, हम आइए ए बी सी डी की सबकी वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। हाँ लोग, अच्छा बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 3 मिलेगा। हाँ लोग, प्लस 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 और 6c है, 6c है। हाँ लोग, अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, सी की वैल्यू 1/10 है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1/10 है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 0.6 मिलेगा, 0.6 मिलेगा। हाँ लोग, अच्छा डी की वैल्यू क्या है, हो गया 100 है, डी की वैल्यू क्या है 100 है। हाँ लोग, 100 है तो मैंने 100 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार 3e, अगर मैं 3e की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, e की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.0003 मिलेगा। हाँ लोग, अगर मैं e की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। हाँ लोग, दोस्तों एक चीज सही कर लीजिए, एक चीज यहाँ पर सही कर लीजिए, ये 6a नहीं है 5a है, क्या है 5a है, यहाँ पर ये चीज सही कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यहाँ पर 5a है तो यहाँ पर मुझे 50 मिलेगा, क्या मिलेगा 50 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोई देखिए 100, 50, 153, 153 तो ये मिला है। आप लोग 153 तो ये आया है। ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा, मैंने कहा हाँ 6 मिला है, मैंने कहा ठीक है 6 मिल गया है। अच्छा 6 मिला, एक बार सही से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3। आप लोग 5a 50 हो गया, b की वैल्यू हो गई 3 और 6c 0.6 हो गया। आप लोग यहाँ d, d की वैल्यू आ गई 100। आप लोग यहाँ e, e की वैल्यू आ गई 0.003। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिल रहा है, भैया 153.600003 मिल रहा है। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। तो ये चीज मिल रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि गलती कहीं नहीं हुई है, गलती कहीं हुई तो ना है कहीं। 247.2506, ठीक है, 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6c है। ठीक है, मैंने इसे विस्तारित रूप में लिख दिया, इस चीज को विस्तारित रूप में लिखने की कोशिश की। 40 प्लस 7 हाफ नो 2/10, 5/100 हाफ नो 5/100 और 6/10,000, 6/10,000 हाफ नो, हाँ 4 डिजिट बाद 0 लग गया, बराबर ये है। अगर मैं तुलना करता हूँ a बराबर 10 आ गया, b बराबर क्या आएगा, कोई 1 आएगा, c बराबर क्या आएगा, कोई c बराबर आएगा 1/10। ठीक है, d बराबर क्या आएगा, कोई d बराबर तो आएगा 100, d बराबर क्या आएगा 100 आएगा। अच्छा e बराबर क्या आएगा, कोई e बराबर तो ये आएगा, e बराबर, एक मिनट रुकिए, e बराबर क्या आएगा, कोई e बराबर तो 1/, ये आएगा। ठीक है, e बराबर ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई यहाँ पर। अगर दोस्तों मैं उसके बाद हमसे पूछा गया था, हमसे ए बी सी डी की वैल्यू ये मिली है, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू पूछा गया था। हाँ देखो, ठीक है, अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने रख दिया 50 मिल गया, b की वैल्यू 1 रखा 3 मिल गया, c की वैल्यू हमने 1/0.6 मिल गया। हाँ लोग, d की वैल्यू मैंने 100 रखा 100 मिल गया। ठीक है, e की वैल्यू मैंने रख दिया तो ये मिल गया। हाँ हाँ, और इनको जोड़ करता हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे देखिए 53 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, 153 तो ये मिल गया, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0.6003 आएगा, और इनको जोड़ूंगा तो 153.6003 आ रहा है। हाँ भैया, तो एक तरह से सही है, गुणा भाग में हो सकता है गलती हो जाए तो उसकी कोई उस पर दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेथड सही है। हाँ भैया, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें विभाज्यता का नियम करना है।
अब दोस्तों हमें विभाज्यता का नियम करना है, ठीक है। दोस्तों अभी को जो मैंने विस्तारित रूप सिखाया, संख्या का विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं, उनका प्रयोग, उन सभी का प्रयोग विभाज्यता के नियम में अक्सर होता है। विभाज्यता के नियम सीखने के लिए अक्सर उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छे विभाज्यता के नियम में दोस्तों हम 2 का भी नियम पढ़ेंगे, 3 का भी पढ़ेंगे, 5 का भी पढ़ेंगे, 2 3 4 5 9 8 8 9 10 11 इन सभी का नियम हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में। हाँ, ठीक है। तो पहला आता है 2 का नियम। आखिर 2 का नियम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हाँ, विभाज्यता के नियम में आता है पहला 2 का नियम। दोस्तों 2 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट, यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित, पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये हमारा 2 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट जो है 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या जो होगी 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये हमारा विभाज्यता का नियम कहता है। हाँ, ये हमारा विभाज्यता का नियम कहता है। तो ये आप जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल के सहारे समझाता हूं, जैसे 252, मैंने पूछा कि बताइए ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी, तो आपको ये तो दोस्तों ये संख्या तभी, दोस्तों मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए ये संख्या 2 से डिवाइड तभी हो सकती है यदि इस संख्या का आखिरी डिजिट, अगर इस संख्या का आखिरी डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस संख्या का आखिरी डिजिट जो है 2, वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, यही विभाज्यता का नियम कहता है, यही विभाज्यता का नियम कहता है, ठीक है। यही विभाज्यता का नियम कहता है। जैसे दोस्तों विभाज्यता का 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट जो है 2 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी ABCD है, ठीक है, ABCD है। तो दोस्तों ये जो संख्या है, ये जो संख्या हमारी ABCD है, इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है, D है। अगर दोस्तों इस संख्या का आखिरी डिजिट D जो है 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। यही हमारा विभाज्यता का नियम कहता है। आखिर ये कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए हम इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, ये कैसे हो रहा है। दोस्तों मान लीजिए एक 2 अंकों की संख्या है XY। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है 2 अंकों की XY, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है 2 अंकों XY, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये संख्या बताइए 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, कहोगे देखिए। इससे पहले मैं एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ। मैंने एक संख्या लिखा 54, मैंने कहा हाँ, आपने कहा हाँ, मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, कहोगे देखिए। अगर कहोगे देखिए इसे 2 से डिवाइड करिए, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए एक संख्या है, एक 2 अंकों की संख्या है XY है, ठीक है। बताइए ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, कहोगे देखिए। अगर हम इसे 2 से, कहोगे देखिए अगर 2 से डिवाइड करने पर, अगर 2 से डिवाइड करने पर, अगर इसे 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 2 से ये जो संख्या लिखी गई है, ये जो संख्या लिखी गई है 2 से डिवाइड हो भी रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो XY लिखा है इसका विस्तारित रूप क्या होता है, कहोगे देखिए। कहोगे देखिए किसी भी संख्या का विस्तारित रूप जो होता है, कहोगे देखिए किसी भी संख्या का विस्तारित रूप जो होता है, अगर उस संख्या में उपस्थित प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो उस संख्या का विस्तारित रूप निकल कर आता है। तो अगर XY का विस्तारित रूप निकालना है तो आपको XY जो संख्या है उसके प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू का जोड़ निकालना पड़ेगा। तो मैंने x का प्लेस वैल्यू निकाला तो हो गया, x का अगर आप प्लेस वैल्यू निकालते हो तो 10x आएगा। x की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहोगे 10x होगी। हाँ, 10x होगी। हाँ, अच्छा y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कहोगे y की प्लेस वैल्यू y होगी। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने दोनों जो डिजिट है इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो संख्या जो XY है उसका विस्तारित रूप जो होगा 10x प्लस y होगा। हाँ, अपॉन में 2 था। हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर XY जो है 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, अगर दोस्तों XY को डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो ये संख्या पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों। XY को मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। हाँ,
इस दोस्तों एक्स वाई को मैंने इसके विस्तारित रूप में ट्रांसफर कर दिया। आप लोग देखो, ठीक है। तो दोस्तों चाहे मैं एक्स वाई कहूँ चाहे 10x प्लस वाई कहूँ, बात एक ही एक हो गया। अगर दोस्तों 10x प्लस वाई को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो संख्या हमारी एक्स वाई होगी वो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी। आप लोग देखो, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। आप लोग देखो, अगर आइए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं दोस्तों मैंने 2 से डिवाइड कर, दोस्तों मैं 2 से अगर 10x को डिवाइड करता हूँ तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। हाँ, अगर दोस्तों ये भी पूरी तरीके से कट जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और संख्या जो हमारी एक्स वाई होगी वो पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, कब कब देखिए, अगर ये जो हमारा y है ये भी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा और संख्या हमारी एक्स वाई जो होगी पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी। आप मेरी बात से सहमत है? दोस्तों y जो है इस संख्या का आखिरी डिजिट है। दोस्तों जो संख्या हमारी एक्स वाई है उसका आखिरी डिजिट देखा जाए तो y है, आखिरी डिजिट तो y है। मतलब ये कुछ और नहीं है, मतलब ये जो y लिखा है ये कुछ और नहीं है, संख्या का आखिरी डिजिट है। आप लोग यहाँ अगर ये जो संख्या का आखिरी डिजिट है ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा और संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। हम लोग यहाँ यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आप लोग ये मेरी बात समझ में आई नहीं होगी? हाँ, आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक नियम और लिखा है, ठीक है। ये विभाज्यता का नियम नहीं होता लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नियम क्या लिखा है आप ये भी देख लीजिए। किसी भी संख्या का लिखा है किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है। किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का आखिरी अंक को भाग करने पर प्राप्त होता है। कह रहा है किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को भाग करने पर प्राप्त होता है। हाँ, यह तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही चीज कह रहा है। आइए हम इस चीज को भी कह रहा है किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को भाग करने पर प्राप्त होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी ABCD है, ठीक है। ABCD है, ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या ABCD है, तो दोस्तों इस संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को, तो इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। समझ में आया? हो गया। कह रहा है कि इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को भाग करने पर प्राप्त होगा। मतलब इस संख्या के आखिरी डिजिट को जो भाग करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। यही हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। आखिर ये क्यों कह रहा है, ये इस चीज की भी हम यहाँ पर जांच पड़ताल कर लेते हैं। आइए हम इस चीज की भी जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, मैंने कहा कि बताइए 53 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, अगर आपको 53 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप भाग कर लीजिए। भाग करने पर जो प्राप्त होगा अंत में वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हाँ, मैंने कहा हाँ। तो देखिए, अगर आपको 53 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप भाग कर लीजिए। जो भाग करने पर आखिरी में प्राप्त होगा सबसे छोटी वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर होगा। हाँ, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ। दोस्तों एक संख्या हमारी है एक्स वाई, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी एक्स वाई। मैंने कहा कि अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, आप इसे 2 से भाग कर लीजिए और 2 से भाग करने पर जो सबसे आखिरी में सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भाग कर लिया, ठीक है। भाग कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं भाग करके यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू निकालना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर भाग कर लिया। दोस्तों एक्स वाई को 2 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा सबसे छोटी वैल्यू वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। हाँ, तो मैंने भाग कर दिया। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं एक्स वाई का यहाँ पर विस्तारित रूप लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। चाहे मैं एक्स वाई कहूँ चाहे उसका विस्तारित रूप लिखूँ, चाहे एक्स वाई को डिवाइड करूँ चाहे उसके विस्तारित रूप को डिवाइड करूँ, बात एक ही है। कहोगे हाँ। तो एक्स वाई का विस्तारित रूप क्या होगा? 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। दोस्तों अब इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको, इस संख्या को, ये जो संख्या हमारी एक्स वाई थी, इसको मैंने
इसके विस्तारित रूप में लिख दिया। कोई दिक्कत है कोई नहीं? हाँ, पूर्ण में 2 था। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें क्या पता करना है हो गया, हमें एक्स वाई को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर, एक्स वाई को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स वाई को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, मतलब 10x प्लस वाई को मुझे 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। हाँ, तो आइए हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, आइए हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं 2 से अगर 10x को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। हाँ, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 मिला। अब दोस्तों y, अगर दोस्तों y, ये तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला हो गया। हाँ, अब दोस्तों y को डिजिट, y जो डिजिट है, y जो हमारा है उससे डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने पर दोस्तों y को 2 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही तो हमारा रिमाइंडर होगा कभी। हाँ, दोस्तों y को 2 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही तो हमारा रिमाइंडर होगा कभी। हाँ, दोस्तों y कुछ और नहीं है, दोस्तों y कुछ और नहीं है, संख्या का आखिरी डिजिट है। दोस्तों y जो है कुछ और नहीं है, संख्या का आखिरी डिजिट है। आप खुद देखिए y जो है कुछ और नहीं है, संख्या का आखिरी डिजिट है। मतलब जो आखिरी डिजिट है, मतलब जो संख्या का आखिरी डिजिट है उसको 2 से डिवाइड करने पर, उसको 2 से, मतलब जो संख्या का आखिरी डिजिट है उसको 2 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। हाँ, वही हमारा रिमाइंडर होगा। हाँ, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी संख्या, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी अंक को भाग करने पर प्राप्त होता है। यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी संख्या को 2 से, यहीं से एक नियम बन जाता है कि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी अंक को भाग करने पर प्राप्त होता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा कि बताइए 2 3 5 7 2 से डिवाइड है कि 2 3 5 7 जो है 2 से डिवाइड है कि नहीं कहोगे। देखिए मैंने कहा कि बताइए 2 3 5 7 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगी कि नहीं कहोगे। देखिए कोई भी संख्या 2 से, कहोगे देखिए यदि इस संख्या का आखिरी डिजिट, कहोगे देखिए यदि इस संख्या का आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस संख्या का आखिरी डिजिट जो है 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप लोग यहाँ क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, इस प्रकार देखा जाए तो ये संख्या जो होगी 2 से डिवाइड नहीं होगी। आप लोग, और वैसे भी आपको पता है कि जिस संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो इसके आखिरी में 2 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें मुझे कुछ बताने वाली चीज नहीं थी, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर के बारे में जरूर बताना है। मैंने कहा ठीक है, एक संख्या मैंने लिखा है 2 3 5 7। बताइए अगर मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही आता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। आपने कहा तो ये देखिए इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो इस संख्या के आखिरी डिजिट को अगर मैं भाग करता हूं तो रिमाइंडर मुझे 1 प्राप्त हो रहा है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इस संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ दोस्तों जो रिमाइंडर होता है, दोस्तों जो रिमाइंडर होता है वो कुछ और नहीं। दोस्तों जो रिमाइंडर होता है जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटी वैल्यू होती है, उससे छोटी वैल्यू ही प्राप्त होती है। रिमाइंडर दोस्तों हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटी ही होती है। दोस्तों अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है और 0 प्राप्त हो सकता है। 0 जब प्राप्त होगा तो रिमाइंडर वो संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार देखा है तो 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर केवल 1 ही प्राप्त हो सकता है। हाँ लोग, या तो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है या रिमाइंडर 1 प्राप्त हो सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक संख्या लिखा 5 3 4 9 5 3 4 8। हाँ मैंने कहा कि बताइए ये अगर मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कहा कि इस संख्या को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होगा जो इस संख्या के आखिरी डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। तो इस संख्या के आखिरी डिजिट को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर तो आ रहा है 0। हम लोग रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम लोग रिमाइंडर क्योंकि दोस्तों आखिरी डिजिट 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप लोग मतलब जो 5 3 4 8 है वो संख्या वास्तव में 2 से डिवाइड हो रही है। आप लोग
रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। आप लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कल दोस्तों हम पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता के नियम से संबंधित हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे और उनकी विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली क्लास में। नमस्कार।